आज हम पढ़ेंगे पाइथन जनरेटर फंक्शंस के बारे में। पाइथन जनरेटर फंक्शंस क्या होते हैं, यील्ड क्या होते हैं, ये कैसे हमारे नॉर्मल फंक्शंस से अलग बिहेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ऑल अबाउट इट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ जनरेटर फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ फंक्शन दैट रिटर्न्स एन आइटरेटर नोन एज अ जनरेटर ऑब्जेक्ट। ये क्या रिटर्न करता है? एक आइटरेटर रिटर्न करता है। ठीक है। Unlike a regular functions that use the return keyword to deliver a single value and terminate. रेगुलर फंक्शंस क्या करते हैं जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, ये रिटर्न कीवर्ड जैसे ही हमें मिलता है हम फटाफट एक वैल्यू रिटर्न कर देते हैं और उसके बाद टर्मिनेट कर देते हैं, बस इसके आगे वो फंक्शंस कभी वर्क नहीं करते। ठीक है। जनरेटर फंक्शंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूज़ द यील्ड कीवर्ड टू प्रोड्यूस अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ वन एट अ टाइम, pausing their execution and saving their state between each yield। तो जो जनरेटर फंक्शंस होते हैं वो अपनी एग्जीक्यूशन को सेव कर लेते हैं, पॉज कर देते हैं। ठीक है, वो स्टॉप हो जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कॉल का वेट करते हैं। जब नेक्स्ट कॉल उनको मिलती है तो वो वहीं से रिज्यूम करते हैं। रिटर्न क्या करता है, जो हमारे रेगुलर फंक्शंस होते हैं वो इस तरह से वर्क करता है कि जब उसको रिटर्न मिलता है तो वो रिटर्न मिलते ही टर्मिनेट हो जाता है। आगे चाहे कुछ भी कोड लिखा हो वो उसे कभी नहीं पढ़ेगा, लेकिन जो हमारे जनरेटर फंक्शंस होते हैं वो उसे भी पढ़ते हैं। ठीक है, वो स्टॉप रिज्यूम इस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये छोटा सा फंक्शन है, ये एक रेगुलर फंक्शन है। ठीक है, इसमें मैंने प्रिंट किया, ये प्रिंट किया, फिर एक रिटर्न करवा दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और प्रिंट किया। हमें अच्छे से पता है कि जो रिटर्न के बाद प्रिंट आया वो कभी नहीं चलने वाला, क्योंकि यही हमारी फंक्शन की बेसिक जो मैथडोलॉजी है ऐसी ही है। ठीक है, मैं एक बार फिर भी रन कर देता हूँ ताकि समझ सको। तो स्टार्ट एंड और नॉर्मल फंक्शन वन, दैट्स इट। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यील्ड फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ कोड है, तो ये हमारे पास आ गए यील्ड फंक्शंस। ठीक है, यील्ड फंक्शन में यील्ड फंक्शंस कैसे पता लगते हैं यील्ड से, क्योंकि जनरेटर फंक्शंस, क्योंकि हमने यहाँ पे यील्ड लिखा हुआ है। यील्ड से क्या होता है, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये यहाँ पे रुक जाएगा, ये यहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशन पॉज कर देगा और इस स्टेट को सेव कर लेगा। ठीक है, ताकि जब हम दोबारा इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये नेक्स्ट टाइम यहाँ से रन करेगा, नेक्स्ट प्रिंट से, और यील्ड 2 तक स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और वेट करेगा अगले एग्जीक्यूशंस का, अगले कॉल का। ठीक है, और उसके बाद फिर ये इसको भी कॉल करेगा और रिटर्न करेगा। इस तरह से हम चंक बाय चंक उसे फंक्शंस को जो है लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने, क्योंकि हमने पढ़ा कि एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो आइटरेटर ऑब्जेक्ट को पढ़ने के लिए डेफिनेटली हमें एक लूप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास g=डेमो मैंने सिंपल लिख दिया था। यहाँ पे हमने जो जो हमारे पास जो फंक्शन है उसको हमने इसमें डाला जी में। ठीक है, और इसको इस फंक्शन की डेफिनेशन को, जो कि एक जनरेटर ऑब्जेक्ट राइट नाउ, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे नेक्स्ट के साथ कॉल कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जब मैं नेक्स्ट के साथ इसको कॉल करूँगा, क्योंकि ये आइटरेटिव फंक्शन है, हम उसे डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, ये हमें रिटर्न करेगा। अगर मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर दूँ डेमो को, तो ये हमें एक जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जैसे हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसलिए हम इसे नेक्स्ट के साथ कॉल कर रहे हैं। हम इसे लूप में चलाना चाहिए, बेसिकली हम इसे लूप में ही चलाते हैं रियल टाइम में, लेकिन फ़िलहाल जस्ट फॉर शोइंग यू एवरीथिंग अबाउट इट मैं इसे इस तरह से वर्क करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक नेक्स्ट रिमूव करता हूँ, सिर्फ फर्स्ट नेक्स्ट को कॉल करूँगा। इससे क्या होगा, ये जब ये कॉल करेगा तो ये फर्स्ट यील्ड तक ही चलेगा और उसके बाद अपनी जो स्टेट है उसे सेव करेगा और नेक्स्ट एग्जीक्यूशन तक, जब तक हम दोबारा ना कॉल करें तब तक वो अपने आप को रोक के रखेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ प्रिंट किया, ओके, और मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया। अब देखो, इसने पहले इसने ये स्टार्ट प्रिंट कर दिया और इसने मुझे यील्ड 1 रिटर्न कर दिया, सिंपल। ठीक है, और ये इसके बाद इसने अपने एग्जीक्यूशन को पॉज कर दिया। इसने आगे के जो कोड है उसको रन नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसे और कॉल्स नहीं मिली। ठीक है, तो ये ऑन डिमांड, बेसिकली ये ऑन डिमांड पे ही आपको आगे और यील्ड्स प्रोवाइड करते हैं। मैं इसके रियल लाइफ एग्जांपल कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके यूज़ केसेस क्या हैं, मैं वो बताऊंगा आपको। ठीक है, बस वीडियो के साथ बने रहना। तो ये आगे हम फर्स्ट ये नेक्स्ट 1 एंड देन ये नेक्स्ट 2। अब यहाँ पे हम जाएंगे, इस बार अगर मैं कॉल करूँगा तो उसने पहली बार यील्ड किया, 1 रिटर्न कर दिया। उसके बाद दोबारा मैंने इसको कॉल किया तो उसने अपनी एग्जीक्यूशन को, अपनी जो स्टेट थी उसे सेव रखा और फिर से उसने यहाँ से रिज्यूम किया, ना कि स्टार्टिंग से। अगर ये स्टार्टिंग से रिज्यूम करता नेक्स्ट कॉल पे तो ये स्टार्टिंग से पूरा का पूरा प्रिंट करता ना, पर इसने क्या किया, इसने यहाँ से प्रिंट किया, क्योंकि ये जानता था, इसने अपनी जो स्टेट थी उसको सेव कर लिया था।
ठीक है। तो बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जनरेटर फंक्शंस का और रेगुलर फंक्शंस का। रेगुलर फंक्शंस जो होते हैं वो रिटर्न करने के बाद, अपने काम होने के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे ये वाले फंक्शंस होते हैं जनरेटर फंक्शंस, ये कभी टर्मिनेट नहीं होते जब तक ये एंड ऑफ द लाइन ना पहुंच जाए। जब तक इन्हें यील्ड मिलता रहेगा तब तक ये अपनी एग्जीक्यूशन को वहीं पॉज कर देंगे और वेट करेंगे नेक्स्ट कॉल का, ताकि ये आगे जो यील्ड है उसे प्रोवाइड कर सकें। तो ये डायरेक्टली टर्मिनेट नहीं होते, ठीक है। बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है और ये काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है काफ़ी लोगों को, लेकिन दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक सा एग्जांपल आपको दे दिया, पर इसका हम रियल यूज़ केस पढ़ते हैं, ठीक है। इसके रियल यूज़ केस के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक है केस। यहाँ पे इस कोड को थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप जब यहाँ पे आओगे, ये सिंपल एक कोड है, मैंने यहाँ पे ना जस्ट मेमोरी चेक करने के लिए मैंने मेमोरी से चेक कर रखी है, टाइम कितना लिया वो सब। एक फ़ाइल मैंने यूज़ की है, एक फ़ाइल को ओपन किया है मैंने। ये है ये फ़ाइल नियर अबाउट 200 MB की है, ठीक है। 200 MB के आसपास की ये फ़ाइल है, टेक्स्ट फाइल। अब इस फाइल को रीड करना है, ठीक है। अगर मैं इसे सारा का सारा एक साथ रीड कर लूँगा, जब यहाँ पे मैं इसे कॉल करूँगा, मैंने इस फाइल को ओपन किया यहाँ पे रीड मोड के अंदर, और जब मैंने इसे स्टार्ट किया रीडिंग करना, उसके बाद मैंने इस फाइल को सारे कंटेंट को इसमें डाल दिया, ठीक है। और मैंने कंटेंट को प्रिंट कर दिया, और कब फाइल कंप्लीट होगी रीड, ठीक है। और हमारे पास फिर हम देखेंगे कि हमारे पास एंड टाइम क्या आया, और हमारे पास टाइम टेकन क्या हुआ, और हमारे पास मतलब ये जो मेमोरी थी हमारी रैम में कितनी ऑक्यूपाई हुई। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि यील्ड का रियल यूज़ केस कैसे होता है। यहाँ पे हम यील्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम नॉर्मली इस फाइल को कॉल कर रहे हैं, और ये फाइल 200 MB की है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जब रीड चलेगा तो ये पूरी की पूरी 200 MB की फ़ाइल को हमारे पूरे के पूरे मेमोरी में डाल देगा। तो 200 MB के आसपास ये ऑक्यूपाई कर लेगा रैम के अंदर। तो इस फाइल को मैं दिखाता हूँ कैसे रीड करते हैं, इसको मतलब रन करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है। मैं प्रिंट कर सकता हूँ कंटेंट को, पर क्योंकि कंटेंट 200 मेगाबाइट्स के आसपास का है तो पूरा का पूरा टर्मिनल फुल हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, फिर मुझे समझाने में मुश्किल आएगी, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने इस को रन करता हूँ। ओके, देखो कितना टाइम लगा। एट द स्टार्टिंग ऑफ योर प्रोग्राम मेमोरी 14 MB थी। जो प्रोग्राम की मेमोरी थी वो 14 MB के पास थी स्टार्टिंग में, और जब हमने इसे रीड किया, हम यहाँ पहुँचे, हमने फ़ाइल ओपन की, हमने इसे रीड किया, और हमने अभी स्टार्ट किया रीडिंग करना, उसके बाद हमने रीड कर लिया उसे पूरा, ठीक है। रीड करने के बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा हमारे पास टाइम कितना लगा उसे रीड करने में, 0.1 सेकेंड्स, ठीक है, काफ़ी कम है। बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आया वो ये है, ये वाला, आफ्टर रीडिंग फाइल इट ऑक्यूपाइज 213 मेगाबाइट्स। बहुत ज़्यादा मेमोरी इसने ऑक्यूपाई की, बहुत ज़्यादा। इसने क्या किया, 200 MB की सारी फाइल को मेमोरी में लोड कर दिया, और उसके बाद पूरी की पूरी मेमोरी को मतलब ऑक्यूपाई, हमारा जितना सारा रिसोर्स है उसको ऑक्यूपाई कर लिया। और ये बहुत ही इनएफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट। क्यों? क्योंकि कल को 10 लोग आपकी फाइल्स को रीड कर रहे हैं, 10 लोग इस तरह से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक API बन जाए, 10 लोग इस फाइल को रीड करना चाह रहे हैं, उस केस में क्या होगा, नियर अबाउट 10 लोग जब रीड करेंगे और 200 MB करेंगे तो रिसोर्स जो है कितना ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा, और आपकी जो रैम है, क्योंकि ये मेमोरी तो रैम ही है ना, तो आपकी जो रैम है वो कितनी ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी, कितना इनएफिशिएंट होगा इस तरह से करना। तो इस चीज़ को हमने कैसे सॉल्व किया, इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं यील्ड की हेल्प से। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसी फंक्शन को, इसी तरह से हम पढ़ेंगे, बट हम यील्ड इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है सारा यहाँ पे इस फंक्शन को, यहाँ पे भी हमने सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे एक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे कॉल किया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखना, मैंने ओपन किया फाइल को, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको प्रिंट किया कि हम फाइल ओपन कर रहे हैं, दैट्स गुड। उसके बाद मैंने एक लूप चलाई, उसके बाद मैंने f.read को कॉल किया, और मैंने चंक बाय चंक डाटा रीड किया, चंक बाय चंक, कि यार मैंने 1024 मतलब 1 किलोबाइट्स का डाटा एक बार रीड किया, और उसके बाद फिर मैंने लूप फिर चलाता रहा, ठीक है, और यील्ड कर दिया। अच्छा, ये देखो, ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना, जो रीड फाइल है ये फंक्शन कॉल है एक पूरा। अब ये क्या करेगा, इस फाइल को ओपन करेगा, उसके बाद इसका ये डाटा रीड करेगा, ठीक है, और उसके बाद यील्ड करके ये इसको वहाँ रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको रन करेंगे इस रीड फाइल को, तो हमारे पास ये जो है वो सारे चंक्स में 1 by 1 करके डाटा स्ट्रीम होगा। मतलब ये जो यील्ड है ना, ये डायरेक्टली
मेमोरी के ऊपर लोड देने से अच्छा चंक बाय चंक जाएगा, उसे करेगा, उसकी एग्जीक्यूशन को जो जो स्टेट होगा उसका, जो फाइल का स्टेट होगा उसे वो सेव कर लेगा, और जब दोबारा हम उसको कॉल करेंगे, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, जब हम उसको कॉल करेंगे तो फिर ये दोबारा से उस चीज़ को जो जहाँ पे उसने सेव कर रखा था उसी के आगे की कोड को पढ़ना शुरू कर देगा, और इस तरह से हमारे पास यील्ड्स की पूरी स्ट्रीमिंग होनी शुरू हो जाएगी। वो जो डाटा फाइल था वो हमें स्ट्रीम होके आएगा, और हमारी जो मेमोरी ऑक्यूपाई होगी ना वो इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि एक टाइम पे मतलब हमारी मेमोरी ऑक्यूपाई 1 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अब सोचो 200 MB से ज़्यादा, एक तरफ 200 MB हमने मेमोरी ऑक्यूपाई की और एक तरफ 1024 किलोबाइट्स, बहुत फ़र्क है, और काम भी दोनों का एक ही हुआ। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ ये कैसे वर्क किया। ठीक है, यहाँ मैंने जस्ट सिंपली प्रिंट कर दिया हुआ है। टर्मिनल्स को थोड़ा और ओपन कर लेता हूँ, पुराने वाले को भी मैं ओपन रहता हूँ ताकि ये हो जाए। अच्छा, ये प्रिंट करूँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल है, तो सारी की सारी फाइल प्रिंट करके शो करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ओके, मैं फिर से इसे भी रन करता हूँ, पाइथन विद, हाँ ठीक है, अब मैं इसे रन करूँगा। ओके, अब मैंने इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम 15 मेगाबाइट्स की मेमोरी थी। ठीक है, रैम में मतलब ऑक्यूपाई कर रखी थी इस पाइथन ने। ठीक है, उसके बाद जब इसने फाइल ओपन किया, फाइल को रीड किया, ओके, जो टाइम इसने लिया 0.07, इसमें 0.1 था, क्योंकि सारी की सारी फाइल एक साथ रीड कर रहा था ना, ये तो चंक्स में रीड कर रहा था, लेकिन फिर भी कितना फास्ट है, 0.07। ओके, और आफ्टर रीडिंग द फाइल इट ऑक्यूपाइज मेमोरी 15.5 MB। मैंने कहा था ना नियर अबाउट 1 किलोबाइट्स के आसपास ये करेगा, तो वही है कि 15.4375 स्टार्टिंग में थी और 15.5 MB अभी कंप्लीट करने के बाद, मतलब जब ये रीड कर रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो जिस टाइम ये रीड कर रहा था उस टाइम इसकी जो वैल्यू बढ़ी, जो उसने रिसोर्स ऑक्यूपाई किया, वो सिर्फ 1 किलोबाइट था। मतलब एट अ टाइम इसने सिर्फ 1 किलोबाइट ऑक्यूपाई किया रिसोर्स, और आप सोचो कि कितना ज़्यादा एफिशिएंट हुआ है, कितना ज़्यादा एफिशिएंट। एक तरफ 200 MB और एक तरफ 1 किलोबाइट्स, और इसने सारा का सारा डाटा रीड किया। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको दिखाऊं कि डाटा रीड कैसे कर रहा है ये, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, ये सारा का सारा डाटा आपके सामने प्रिंट करके दिखाएगा। अच्छा हाँ, अब जो टाइम टेकन होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रिंट करने में ऐसे टाइम लगेगा, तो इसलिए टाइम टेकन भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको प्रिंट चंक करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि अब मैं जब इस डाटा को प्रिंट करूँगा 1 बाय 1, तो हमें पता लगेगा कि किस तरह से इसने सारे के सारे फाइल्स को रीड किया और कैसे इसने सब कुछ मतलब हमें शो किया। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल है तो ये टाइम लेगा करने में, तो चलो करते हैं। ये देखो, ये सारी की सारी फाइल को रीड कर रहा है, एंड आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू शो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, मैं तब तक के लिए थोड़ा वीडियो पॉज कर देता हूँ ताकि लंबी ना बने। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं इसने काफ़ी ज़्यादा डाटा रीड कर लिया पूरा का पूरा, और इसने 28 सेकंड्स लिए रीड करने में, उसको प्रिंट करने में, सॉरी, क्योंकि उसे प्रिंट करना पड़ा ना, और प्रिंट के टाइम पे तो पता है वो इंटरनली कितना ज़्यादा यूनिकोड वगैरह कन्वर्शन करता है पाइथन, तो उसने वो किया और 28 सेकंड्स टोटल लिए। लेकिन जब इसने कितनी ज़्यादा मेमोरी ली, 15.6, पहले 15.5 थी, फिर इस बार 15.6, इतना छोटा सा फ़र्क, बस इतना छोटा सा फ़र्क आया। ठीक है, तो वो भी मतलब ये जो चीज़ें, अब तो टर्मिनल से भी बाहर चला गया, मैं दिखा सकता कि पहले इसकी मेमोरी कितनी थी। तो पहले इसकी मेमोरी 15 पॉइंट समथिंग थी, 15.4 या 15.5, तो अभी भी 1 किलोबाइट्स का ही फ़र्क आया। मतलब इसने वन टाइम पे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यील्ड की हेल्प से हमने वन टाइम पे सिर्फ 1 किलोबाइट की मेमोरी ही एलोकेट करवाई, जिसकी वजह से हमारा इतना ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। अगर आप सोचो, अगर 100 लोग इस पर रिक्वेस्ट करें और 6 GB या सॉरी 8 GB या 32 GB या 16 GB की रैम हो, और उस टाइम पे हम इसको 100 लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये कितना ईजिली इसको हैंडल कर सकते हैं, कितनी सारी कॉन्करेंट रिक्वेस्ट को हैंडल करके उन्हें प्रॉपर स्ट्रीम दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीमिंग में जो यील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स। अगर आप चाहो तो अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया उसके रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन कमेंट्स, और ताकि मैं इसको आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा। इसके रिगार्डिंग अगर और डिटेल में पढ़ना है तो वो भी बता सकते हो, वैसे तो काफ़ी डिटेल मैंने कवर कर दी है, लेकिन यील्ड्स के बारे में और पढ़ना है तो वो भी बता सकते हो आप मुझे, तो हम उसके ऊपर भी और चीज़ें बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट करके दिखाया नहीं, अगर मैं यहाँ प्रिंट करके दिखा दूँ तो ये भी ऐसे ही वर्क करेगा। ठीक है, ये भी उतना ही टाइम लेगा, लेकिन जो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा वो बहुत ज़्यादा होगी, 200 MB के आसपास की मेमोरी। ठीक है, सो या दैट्स इट हाउ इट वर्क्स।